इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा-जोखा नहीं होता। इतिहास उन कहानियों का संग्रह है जो हमें बताती हैं कि आत्मसम्मान क्या होता है, शौर्य किसे कहते हैं और त्याग की असली कीमत क्या है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, कहानी मेवाड़ के गौरव की, चित्तौड़ की एक ऐसी रानी की जिसकी सुंदरता और बुद्धि के चर्चे तो बहुत हुए, पर जिसकी असली पहचान उसका अदम्य साहस और स्वाभिमान था। ये बात है 14वीं सदी की। भारत की धरती दर राजपूताना अपनी आन बान शान के लिए जाना जाता था और चित्तौड़ का किला मेवाड़ की शान था। ये सिर्फ पत्थर और गारे से बनी एक इमारत नहीं थी, बल्कि ये राजपूतों के उसूलों, उनकी परंपराओं और उनके स्वाभिमान का जीता जागता प्रतीक था। इसी चित्तौड़ पर महाराणा रतन सिंह का राज था, जो अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और अपनी धरती के लिए समर्पित थे। लेकिन इस कहानी की आत्मा थी उनकी रानी पद्मिनी। वो सिंघल द्वीप यानी आज के श्रीलंका की राजकुमारी थीं। उनकी सुंदरता के किस्से हवाओं में तैरते थे। कहते थे कि उनकी त्वचा इतनी कोमल थी कि पान का बीड़ा गले से उतरते हुए भी दिखाई देता था। पर पद्मिनी सिर्फ सुंदरता की मूरत नहीं थीं। उनके पिता ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी थी। वो जानती थीं कि एक नारी सिर्फ कोमलता का प्रतीक नहीं होती, बल्कि समय आने पर वो दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है। जब उनका विवाह महाराणा रतन सिंह से हुआ और वो चित्तौड़ की रानी बनकर आईं, तो उन्होंने सिर्फ महल की शोभा नहीं बढ़ाई, वो राजकाज में भी महाराणा को सलाह देती थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने मेवाड़ के लोगों का दिल जीत लिया था। वो एक ऐसी रानी थीं जो जानती थीं कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि आत्मबल में होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। चित्तौड़ में शांति थी, प्रजा खुश थी। लेकिन दिल्ली के तख्त पर एक ऐसा सुल्तान बैठा था जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। वो एक क्रूर और चालाक शासक था जो पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखता था। खिलजी की नज़र हमेशा से मेवाड़ की समृद्धि और चित्तौड़ के अभेद्य किले पर थी, लेकिन उसे चित्तौड़ पर हमला करने का एक और कारण मिल गया। कहते हैं कि राघव चेतन नाम के एक तांत्रिक को किसी वजह से रतन सिंह ने अपने राज्य से निकाल दिया था। अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो सीधा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा और उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता का ऐसा बखान किया कि खिलजी के मन में उन्हें पाने की एक पागलपन भरी जिद पैदा हो गई। उसने सोचा कि ऐसी नायाब चीज तो सिर्फ सुल्तान के हरम की शोभा होनी चाहिए। खिलजी ने अपनी विशाल सेना उठाई और चित्तौड़ की ओर कूच कर दिया। चित्तौड़ पहुंचकर उसने महाराणा रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया है और बस एक बार रानी पद्मिनी की एक झलक देखना चाहता है। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जो किसी भी राजपूत के लिए अपमान की बात थी। अपनी रानी को किसी गैर मर्द के सामने प्रस्तुत करना उनकी परंपरा के खिलाफ था। महाराणा ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन खिलजी भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने किले को घेर लिया। कई महीने बीत गए, पर राजपूतों ने हार नहीं मानी। आखिर में खिलजी ने एक और चाल चली। उसने कहा कि अगर उसे रानी की झलक नहीं दिखा सकते तो कम से कम शीशे में उनका अक्स ही दिखा दो, वो उसे देखकर ही वापस लौट जाएगा। महाराणा रतन सिंह ने खून खराबा टालने के लिए और अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत भारी मन से ये बात मान ली। एक तालाब के किनारे बने महल में व्यवस्था की गई। रानी पद्मिनी सीढ़ियों पर खड़ी हुई और उनका अक्स तालाब के पानी में और फिर वहां रखे एक शीशे में दिखाई दिया। खिलजी ने बस वो एक झलक देखी और उसका पागलपन और बढ़ गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो पद्मिनी को हासिल करके ही रहेगा। जब खिलजी वापस जाने लगा तो राजपूतों की परंपरा के अनुसार महाराणा रतन सिंह उसे किले के आखिरी दरवाजे तक छोड़ने आए। वो निहत्थे थे, क्योंकि मेहमान को विदा करते समय शस्त्र नहीं रखे जाते। बस इसी मौके का फायदा उठाकर खिलजी के सैनिकों ने महाराणा को धोखे से बंदी बना लिया और अपने शिविर में ले गए। अब चित्तौड़ में हाहाकार मच गया। उनका राजा दुश्मन की कैद में था। खिलजी ने संदेश भिजवाया, रानी पद्मिनी को हमारे हवाले कर दो और अपने राजा को वापस ले जाओ। ये एक ऐसी शर्त थी जो मौत से भी बदतर थी। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन रानी पद्मिनी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रोने धोने की जगह अपना दिमाग इस्तेमाल किया। उन्होंने खिलजी को जवाब भिजवाया कि वो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। पहली, वो अपनी 700 दासियों के साथ आएंगी। दूसरी, वो पालकियों में आएंगी और कोई भी सैनिक पालकियों के अंदर नहीं झांकेगा। और तीसरी, वो अपने पति से आखिरी बार अकेले में मिलना चाहेंगी। खिलजी अपनी जीत के नशे में चूर था।
उसे लगा कि रानी डर गई है और अब वो उसकी हो जाएगी। उसने सारी शर्तें मान ली, लेकिन ये रानी पद्मिनी की एक शानदार योजना थी। उन 700 पालकियों में दासियां नहीं बल्कि मेवाड़ के सबसे बहादुर योद्धा बैठे थे। हर पालकी को उठाने वाले 4 कहार भी असल में भेस बदले हुए सैनिक थे। पालकियों के अंदर हथियार छिपाए गए थे। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे 2 महान योद्धा गोरा और बादल, जो रिश्ते में रानी पद्मिनी के चाचा और भाई लगते थे। मानक थे पालकियां खिलजी के शिविर में पहुंची। योजना के अनुसार रानी की पालकी सीधा उस तंबू के पास ले जाई गई जहां महाराणा रतन सिंह को कैद रखा गया था। अंदर से निकले योद्धाओं ने महाराणा को आजाद कराया, उन्हें एक घोड़े पर बिठाया और चित्तौड़ की ओर भेज दिया। जैसे ही महाराणा सुरक्षित निकले, बाकी पालकियों से भी राजपूत सैनिक हर हर महादेव का जय घोष करते हुए खिलजी की सेना पर टूट पड़े। खिलजी बहुत चक्का रह गया, उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। इस अचानक हुए हमले से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। गोरा और बादल और उनके साथी योद्धाओं ने अद्भुत वीरता दिखाई। वो जानते थे कि वो खिलजी की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक था, अपने राजा को सुरक्षित वापस पहुंचाना और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन मेवाड़ का मान रख लिया। महाराणा रतन सिंह सुरक्षित चित्तौड़ पहुंच गए, लेकिन खिलजी इस धोखे से आग बबूला हो गया। अब उसकी जिद सिर्फ पद्मिनी को पाने की नहीं थी, बल्कि पूरे चित्तौड़ को नेस्तनाबूद करने की थी। उसने पहले से भी बड़ी सेना के साथ चित्तौड़ पर ऐसा घेरा डाला जो महीनों तक चला। धीरे धीरे किले के अंदर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। बाहर से मदद का कोई रास्ता नहीं था। राजपूतों ने हर दिन लड़ाई लड़ी, पर उनकी संख्या कम होती जा रही थी। जब हार निश्चित दिखने लगी तो वो ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसने चित्तौड़ को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये फैसला था जौहर और साका का। रानी पद्मिनी ने किले की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया। उन्होंने एक भाषण दिया जो आज भी इतिहास में गूंजता है। उन्होंने कहा, दुश्मन किले के दरवाजे तक आ पहुंचा है। हमारे पुरुष आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन अगर हम दुश्मन के हाथ लग गईं तो ये हमारे कुल की और चित्तौड़ की सबसे बड़ी हार होगी। हमारा शरीर भले ही ना रहे, पर हमारा सम्मान और हमारी आत्मा अजर अमर रहेगी। आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं होता। उन्होंने फैसला सुनाया, हम जौहर करेंगे। जौहर यानी आग में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देना, ताकि दुश्मन हमारे शरीर को भी छू ना सके। एक विशाल चिता जलाई गई। रानी पद्मिनी, जो किसी दुल्हन की तरह सजी थीं, सबसे पहले उस धधकती आग की ओर बढ़ीं। उनके पीछे हजारों राजपूत महिलाएं अपनी अपनी गोद में बच्चों को लिए गीत गाती हुईं उस अग्निकुंड में समा गई। उन्होंने मौत को गले लगाया, लेकिन अपने सम्मान पर आंच न आने दी। जिस नारी ने अग्नि को अपना आभूषण बना लिया, वो पराजित नहीं बल्कि अमर हो गई। जब किले के अंदर से धुएं का गुबार उठा तो बाहर खड़े राजपूत समझ गए कि उनकी रानियों, उनकी बेटियों, उनकी बहनों ने अपने सम्मान की रक्षा कर ली है। अब उनके लिए दुनिया में कुछ नहीं बचा था। उन्होंने केसरिया बाना पहना, जो बलिदान का प्रतीक है, और किले के दरवाजे खोल दिए। इसे साका कहते हैं। जब जीतने की कोई उम्मीद ना हो तो दुश्मन पर आखिरी सांस तक लड़ने के लिए टूट पड़ना। महाराणा रतन सिंह और उनके बचे हुए सभी योद्धा भूखे शेरों की तरह खिलजी की सेना पर टूट पड़े। उन्होंने एक एक करके अपनी जान दे दी, पर मरते मरते भी सैकड़ों दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। जब लड़ाई खत्म हुई तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीत का जश्न मनाते हुए किले में प्रवेश किया, लेकिन अंदर उसे क्या मिला? सिर्फ राख, धुआं और लाशों का ढेर। वो रानी जिसे पाने के लिए उसने ये सब किया था, वो तो राख बनकर हवा में मिल चुकी थी। वो किला जिसे उसने जीता था अब एक वीरान खंडहर जैसा लग रहा था। खिलजी ने एक खाली किला जीता था, एक बेजान शरीर जीता था। चित्तौड़ की आत्मा, उसका गौरव, उसका स्वाभिमान, वो हार चुका था। रानी पद्मिनी की कहानी सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि नारी स्वतंत्र है, स्वाभिमानी है और उसके सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। ये हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान की ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए अग्नि में ही क्यों ना उतरना पड़े। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की उन हजारों महिलाओं का बलिदान आज भी हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची जीत किसी किले को फतह करने में नहीं, बल्कि अपने उसूलों पर कायम रहने में है।